खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस लर्निंग में। करंट अफेयर की आज हम क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं 12 जनवरी का, जिसमें कल आपके साथ नहीं डिस्कस किया गया था क्योंकि मुझे कुछ खास टॉपिक ऐसे लगे नहीं थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक आध ऐसे थे तो मुझे ये लगा कि मैं 12 जनवरी का लेके आऊंगा नेक्स्ट डे। मैं स्किप कर दूंगा, चीजें मैं पहले भी बता चुका था। करंट अफेयर की जो नोट्स का पीडीएफ है वो आपको ड्राइव लिंक में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे ड्राइव लिंक है, वहां पे आपको तुरंत मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक, और प्रेस बैच की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप क्लासेस की नोट्स भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम 12 जनवरी का करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्स 123rd इन ग्लोबल एजिंग इंडेक्स रिपोर्ट हाईलाइट चैलेंज अहेड। जो अभी ग्लोबल एजिंग रिपोर्ट आई है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स, इसमें इंडिया की जो, एक मिनट पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एजिंग इंडेक्स होता क्या है। एजिंग इंडेक्स अपन उसे कहते हैं कि ऐसे समझो कि मतलब जो एज है, जैसे किसी भी देश की एज बढ़ रही है, उसको लेके देश कितना सतर्क है और कितना जागरूक अभी हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी देश का बुढ़ापे की तरफ जब जाता है तो बहुत सारे ऐसे उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे देश को हेल्थ केयर पे फोकस करना पड़ता है ना, क्योंकि पता है कि ओल्ड एज के लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम है ना, उनकी पॉलिसी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इकोनॉमी रन करती है। लेकिन अभी तो भारत को ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, भारत बहुत सही है। तो एज के हिसाब से जो भारत की रैंकिंग है वो 123rd है। ठीक, कितनी कंट्रीज में? 143 कंट्रीज की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 123rd है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स एज पर स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर एजिंग, इस एजेंसी को जो पब्लिश करती है उसका नाम है नेचर एजिंग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, दो ही तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहती। इंडेक्स में या तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहती कि इस देश की क्या रैंकिंग थी, और दूसरा ये रहती इंपॉर्टेंट कि उस जो एजेंसी उसको पब्लिश कर रही है उसका नाम क्या है। ठीक, और ये जो इसके रिसर्चर्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये स्टडी की है। ठीक, क्लियर है दोनों चीजें। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पहले या तो केंद्र शासित प्रदेश का है या तो पहले राज्य का है, दोनों कहना सही होगा, जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक तरीके से स्किल बेस्ड योजना है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कैसे लोगों को, जो नई जनरेशन है उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ के काम सिखाया जाए। जैसे देखिए, आपको कोई भी स्किल आती है ना, सपोज दैट आप मिट्टी के बर्तन ही बनाना जानते हो, मिट्टी के बर्तन तो आप बना रहे हो, लेकिन आपको कोई नई स्किल्स, कोई नई टेक्नोलॉजीज अगर आपको सिखाई जाएंगी, उससे आपका इनहेंस होगा। उससे सबसे बढ़िया बात क्या रहेगी, तो आपको जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, है ना। काम करने की जो आपकी क्षमता थी, आप पहले मिट्टी के बर्तन अगर 10 बना पा रहे थे, तो अब 20, 30, 40, 50 ऐसे कर पाओगे। ठीक, तो इसको पहला कौन सा राज्य जिसने लागू किया है, तो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिवाइव 1978, अरुणाचल प्रदेश उसने 1978, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 1978 का जो उनका एंटी कन्वर्जन लॉ था उसको फिर से लागू किया है। एंटी कन्वर्जन लॉ में ये था कि जो फोर्सफुली धर्म का परिवर्तन कराया जाता है उसके लिए कानून बनाया गया था। The Arunachal Pradesh government is set to implement the Arunachal Pradesh Freedom Religion Act APFRA 1978, इसे 46 साल बाद लागू किया गया है। ठीक, which has remained dormant of over 4 decades due to the absence of operational rule। इसके जो ऑपरेशनल रूल थे, देखो जब कोई प्लान तो बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टर्म चाहिए ना, कि लोगों तक पहुंचे, इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, है ना, कानून व्यवस्था इस तरह मजबूत की जा सके, इसके लिए जरूरी था। इसलिए 4 दशकों तक रुका रहा। लेकिन अब जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू अनाउंस दैट द स्टेट इज इन द प्रोसेस फाइनलाइजिंग दीज रूल्स फॉलोइंग द डायरेक्टिव फ्रॉम द गुवाहाटी हाई कोर्ट। सबसे बड़ी बात, अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? गुवाहाटी में, है ना। अरुणाचल प्रदेश का खुद का कुछ नहीं है, ठीक है, खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ऐसा होता है कि हमारे कानूनों में प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट सेम है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईएनएस बख्शीर डिलेड कमीशनिंग हाईलाइटेड इंडिया नेवी सबमरीन। जो आईएनएस आईएनएस बख्शीर है उसको कमीशन कर दिया गया है, वो इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के अंडर में लाई गई है। दिस इवेंट मार्क्स द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडियाज एफर्ट टू एनहेंस इट्स अंडर वाटर वारफेयर कैपेबिलिटीज। ये इंडिया की जो अंदर समुद्र के अंदर की जो लड़ाई करने की क्षमता उसको बढ़ाएगा। ठीक है, क्या नाम है? आईएनएस बख्शीर। ये छठवीं और फाइनल सबमरीन होगी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75 के, है ना। P-75 प्रोजेक्ट इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी ये छठवीं और आखिरी सबमरीन है। ठीक है, क्या नाम है? आईएनएस बख्शीर। चलिए आगे बढ़ते बेटा। सिंगापुर प्रेसिडेंट थामरन सांग, एक मिनट, क्या नाम है इनका? सिंगापुर प्रेसिडेंट थारमन शान मुगरत्नम। थर्मन शान मुगरत्नम। एक बार फिर से प्रोनाउंस करेंगे नाम, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन हो जाएगा। थर्मन शान मुगरत्नम। ठीक है, वो इंडिया भारत की यात्रा पे आए हैं। सिंगापुर प्रेसिडेंट थर्मन scheduled to visit India from January 14 to January 14 to January 18, marking the 60th anniversary of diplomatic relation between the two nations. इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको 60 साल हो चुके हैं। ठीक है, 60 इयर्स कंप्लीट होने की खुशी में जो डिप्लोमेटिक राजनीतिक संबंध है उसको लेके 14 जनवरी को से लेके 18 जनवरी तक वहां के सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। दिस विजिट विल बी द फर्स्ट बाय सिंगापुरियन प्रेसिडेंट इंडिया इन अ डिकेड। दशकों में ये बहुत मतलब लंबे अरसे बाद किसी सिंगापुर राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है, तो ये बहुत ही गौरव की बात है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या होता है? BIMSTEC। इसके फुल फॉर्म पे पहले हम ध्यान देंगे, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, उसके बीच में कॉपरेशन, तकनीकी संबंध और इकोनॉमिक संबंधों को बनाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, जिसके 7 देश सदस्य हैं। इसके मेंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इस बिम्स्टेक के कौन से देश मेंबर नहीं, तो पाकिस्तान का नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज, अरे भाई पाकिस्तान इसका मेंबर है कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके 7 देश सदस्य हैं, कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार रिवाइज करूंगा आपके साथ। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, ये 7 देश ही बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की थी। जो 7 कंट्री हैं वो किस रीजन में लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल के। इसका एम ये था कि रीजनल कॉपरेशन उसको बढ़ाया जा सके और सदस्यों जो इसके देश सदस्य होंगे उनके बीच में डेवलपमेंट को लेके काम किया जा सके। तो इसकी बात कर लेते हैं। जो इंद्रमणि पांडे हैं वो पहले फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के, जिन्हें अपॉइंट किया गया है। The Indian Ministry of External Affairs announced that Indramani Pandey, an Indian Foreign Service officer of the 1990 बैच, ये 1990 बैच के भारतीय विदेश के अधिकारी रह चुके हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फुल फॉर्म इतना कंफ्यूजिंग है और आएगा भी नहीं, ज्यादातर इसके चांस नहीं रहते फुल फॉर्म के, ठीक है ना। जो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट रहती है मैं आपको खुद भी बता देता हूँ। ठीक, एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बिम्स्टेक से जुड़ा क्वेश्चन देखा गया है। एनडीए आप एसएसटी में भी ले लो ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, देखने को अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम को अपन टारगेट करेंगे। सीयूईटी का तो देखिए कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है कि सीयूईटी का एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? एनटीए। तो जब एनटीए जैसी एजेंसी का कोई भरोसा नहीं है तो उसमें करंट अफेयर में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना। ठीक है, चलो इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई एयरपोर्ट अचीव्स प्रेस्टिजियस लेवल 5 एक्रेडिशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। जो ASI एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, उसने मुंबई को 5 एग्रेडेशन दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में लोकेटेड है वो बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इंडिया, भारत में पहला और ग्लोबली वैश्विक स्तर पे तीसरा एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 से एग्रेडेशन दिया गया है। एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, ये ना जो एयरपोर्ट का एक्रेडिशन दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा,
ये ना कस्टमर एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है कि उस एयरपोर्ट में कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है ना, फ्लाइट का क्या स्टेटस रहता है, चेक इन एक्सपीरियंस, चेकआउट एक्सपीरियंस कस्टमर का कैसा है, उसके बेसिस पे ये एक्रेडिशन स्टार्स दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान इलेक्ट्स आर्मी चीफ जोसेफ आउन एज प्रेसिडेंट आफ्टर 2 year डेडलॉक। लेबनान के बारे में आपको सब पता है, ये इसराइल के ऊपर लोकेटेड देश है। इसके जो नए आर्मी चीफ थे उसको जोसेफ आउन, उन्हीं को बनाया गया है, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये दो साल से जो डेडलॉक चला आ रहा था उसको खत्म किया गया है। लेबनान पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड जनरल जोसेफ आउन द आर्मी कमांडर सिंस 2017। जो लेबनान की पार्लियामेंट थी उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया था, क्या, आर्मी कमांडर 2017 में अपॉइंट किया था। एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट एंडिंग अ पॉलिटिकल स्टेलमेट दैट लेफ्ट द प्रेसिडेंसी वैकेंट फॉर 2 years। 2 साल से वहां कोई प्रेसिडेंट नहीं था। सैन्य सैन्य को लेके बहुत सारी गतिविधियां वहां चल रही थी लेबनान में। उसके बाद जो उसके आर्मी चीफ थे उन्हें ही अपॉइंट कर दिया गया है, क्या, वहां का प्रेसिडेंट। ठीक, एक तरीके से ये सैन्य तानाशाही की तरफ भी बढ़ता जा रहा है देश, है ना। हम कई सारे, म्यांमार में आप देख लो, श्रीलंका में हमने देखे थे कैसे गृह युद्ध जैसे हालत हो गए थे। पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले सकते हो, पाकिस्तान में क्या रहा है, वहां का राष्ट्रपति हर बार कोई ना कोई आर्मी चीफ ही रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड न्यूज है हमारे पास। पता है बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन किस में आते हैं एनडीए जैसे एग्जाम में? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से, तो मतलब हर बार क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। तो हम देख लेते हैं वो कवर, सीयूटी में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सीयूटी में नहीं आते। और सीएचएस क्लास 11 में भी आ सकता है, आने के पूरे चांसेस हैं। आने का चांस है तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ें, क्यों, सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं। वैसे भी करंट अफेयर इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको। देखो, करंट अफेयर को 3 बार आपको पढ़ना है। कब? पहले मैं अभी वीडियो बता रहा हूं, मेरे साथ पढ़ना है अभी। दूसरा, 24 घंटे के अंदर वीडियो देखने के 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन करना है। दूसरा, 1 हफ्ते के अंदर करना है। तीसरा, 1 महीने के अंदर करना है। 3 बार रिवीजन कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर करंट अफेयर आप कभी भी साल में भी देखोगे ना, 2-3 महीने बाद एग्जाम के टाइम पे रिवीजन, ऐसे पेज पलटाओगे नोट्स को, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा था, क्लियर रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या है, थ्योरी तो लिखना नहीं कि पूरा आंसर हमारा सही हो। हमें किससे मतलब है, जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर सही मार्क होना चाहिए हमारा, बस इससे लेना देना है हमें। बाकी क्या दुनियादारी की टेंशन लेना। चलो, पहली बुक्स की बात करें, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसके राइटर कौन है? एस जयशंकर, जो इंडिया के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक, क्लियर है। द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी? एस जयशंकर साहब ने। दूसरी बुक है अमृतकाल, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। तीसरी बुक है द लास्ट ड्रीम, अ मेमोर, लिखी गई है सुष्मिता सेन के द्वारा। द ग्रेट पार्टीशन, मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ग्रेट पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 को, उसको लेके बुक लिखी गई है योगेश शर्मा जी द्वारा। फिफ्थ बुक है ग्लोबल वार्मिंग, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये किसने लिखी है? बाराक ओबामा। बाराक ओबामा यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ही फेमस है, इनकी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे को लेके 11 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस डे का एम ये रहता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को लेके कितना ज्यादा वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों को खरीदा जाता है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाता है, बहुत सारी चीजें, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक्शन लिया जाता है। और एक और आर्टिकल है जो अभी मेरे से मिस हो गया है, तो मैं उसको अभी कवर कर लेता हूँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। तो आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने ये टॉपिक मिस कर दिया, 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्वामी विवेकानंद जी के उस जयंती के उपलक्ष्य में ये चीजें मनाई जाती है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। स्वामी विवेकानंद जैसे श्रेष्ठ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं कि एक शताब्दी में लोग ऐसे लोग भारत में जन्म लेते हैं। और उन्होंने, उनका बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि जो 21वीं सदी होगी वो भारतीयों की सदी होगी, भारत के लोग 21वीं सदी में राज करेंगे। तो हमें उस चीज को प्रूफ करना है कि यस, हम उनकी बात पे खड़े उतरेंगे। तो शत नमन है स्वामी विवेकानंद जी को। तो आप लोगों को याद रखना है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस डे की, आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं।
नोट्स है वो मैं फिर से बता दूं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। कहाँ मिलेगी? ड्राइव लिंक, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पे जो ड्राइव लिंक अपलोड है वहां पे आपको वीडियो तो मिल ही गई है, नोट्स आपको मिल जाएगी वहां पे, है ना। वहां से जाके आप करंट अफेयर की नोट्स डाउनलोड कर लेना। 24 घंटे के अंदर पहला, 7 दिन के अंदर दूसरा, और 1 महीने के अंदर तीसरा रिवीजन हर हाल में करना है। कर लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर यहाँ से मैं कवर करा दूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी दोस्त आपके करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं उनको भेज दें वीडियो। चैनल को लाइक करें, और YRS लर्निंग हब का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद बच्चों।